अच्छा, हमारे पास जो था एक ओवा प्रिंसिपल था जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये सारी बातें सीखी थी कि जो है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये हमने वहाँ पे सीखी थी। अगर हम बात करें s की, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। सर ऊपर वाली फाइल लगाइएगा। ये रही। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास ये टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पढ़ेंगे क्या, इस टॉपिक को हम समझते कैसे हैं? मतलब इसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल को सामने रखेंगे और उसके अंदर जितनी भी आगे पीछे जैसे कॉलम बने हुए हैं, रोज बनी हुई हैं, कलर्स हुए हुए हैं, कहीं कोई और कलर है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो किस हिसाब से वो क्लासीफाई हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं थोड़ा-सा बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑफ प्रिंसिपल से हासिल हुई है, जो एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको याद होगा p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके साथ-साथ हमारे पास d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी में 10 d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में। 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, और f में हमारे पास जो आते हैं 14। f में हमारे पास आते हैं 40। तो 4 का डिफरेंस है। अगर हम देखें तो अब इसमें ये सारी बात क्लियर हो रही है कि कितने का डिफरेंस है? 4 का। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारे पास एक ओवरव्यू हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक। अच्छा भाई, अब सबसे पहले तो इसके अंदर हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब क्लासिफिकेशन लॉन्ग फॉर्म की अगर हमें समझनी है तो हम इसको ब्लॉक के हिसाब से भी डिवाइड करके समझ सकते हैं। हम इसको जो है वो ग्रुप के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, पीरियड के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा भाई, कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि व्हाट इज़ पीरियड। तो व्हाट डज़ पीरियोडिक मीन? Having or being marked by a repeated cycle, what element does period 1 begin with? Hydrogen. How many periods are there on the table? 7। मतलब के periods जो होते हैं वो 7 होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होते हैं, और ये 7 होते हैं। अब हाइड्रोजन ये लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन पहला मेंबर है, तो बिगिन यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के अंदर हमारे पास दो सिस्टम है, टू डिफरेंट नंबर सिस्टम्स फॉर ग्रुप्स। इन द फर्स्ट नंबरिंग सिस्टम, ग्रुप आर numbers 1 to 8 and each number is followed by either A and B। मतलब हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ग्रुप्स हैं, और उन 8 ग्रुप्स के अंदर ए कैटेगरी है और दूसरी कौन सी कैटेगरी है? बी कैटेगरी है। ठीक है, ओके। अब जो ए कैटेगरी है, द ग्रुप्स लेबल्ड ए आर द मेन ग्रुप, उसे मेन ग्रुप कहा जाता है। जिन ग्रुप के नंबर्स के साथ ए लिखा हुआ है वो मेन ग्रुप है, और उन्हें कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, अच्छा जी। तो सर वो पीरियोडिक मीन वाला समझाना है सर। पीरियोडिक मीन, ये कहाँ पढ़ा है मैंने? सर ये जो ऊपर वाली स्लाइड है सर।
नहीं सर, ये पीरियोडिक वाला था ना, अभी आपने पढ़ाया सर। सर सिग्नल वीक हो गए थे तो समझ ही नहीं आया, ना ही आवाज आई अच्छा, सर आपकी। पीरियड से रिलेटेड सिर्फ ये बात जहन में रखो जी कि ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। सही है। जी सर। देखो, हैविंग और बीइंग मार्क्ड बाय रिपीटेड साइकिल, मतलब वो जो एक के बाद एक दूसरे रिपीट हो रहा है ना बार बार, उसे उसी को पीरियड्स कहेंगे। ये उसी को बात को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो जो अभी बता रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं ए कैटेगरी वाले, और जो बी कैटेगरी वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होंगे? अच्छा, इनको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव ये तो इंग्लिश टर्म है हमारे पास, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डेफिनेशन हमें याद करना पड़े, लेकिन इसे ये कहा क्यों जा रहा है? दिस इज बिकॉज दे possess a wide range of chemical and physical property। अब ये बात आप कभी भी कोई भी नहीं भूलना कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं? जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वाइड रेंज हमारे पास है, मतलब उनके बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वक्त के फैक्टर्स हैं जिसके साथ साथ वो चेंज होती रहती हैं। बात हो गई क्लियर? ओके, आगे चलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ। द ग्रुप डेजिग्नेटेड विद बी 1b 2 8b आर फाउंड इन द सेंटर, ये सेंटर बीच में है पीरियोडिक टेबल के, ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं ये यहाँ से आपको समझा देते हैं। ओके, अब ये आ गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट ए सेकंड ए। मेन ग्रुप मतलब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं ये, फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले। फिर ये थर्ड ए, फोर ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, एट ए, ये भी क्या है? सारे के सारे मेन ग्रुप हैं। मेन ग्रुप मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की हमारे पास एक वाइड रेंज मौजूद है। अच्छा भाई, तो ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि मेन ग्रुप यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो आप कहोगे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की। ये जो बीच में आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल में ये बी कैटेगरी के सारे आ गए, ये बी कैटेगरी के सारे क्या क्या आ गए? ये हमारे पास सारे ग्रुप्स आ गए। अच्छा जी, तो फिर ये जो नीचे हिस्सा रखा हुआ है, ये किस में आ रहा है? भाई ये भी ट्रांजिशन मेटल में ही आएगा। ये भी किस में आएगा? ट्रांजिशन मेटल में ही आएगा। अच्छा, याद रखो रखो, ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ यही आपकी टॉपिक है, यही आपकी थ्योरी है। आप नोट्स वगैरह में भी देखोगे, सब में यही बातें डिफाइन हुई हुई हैं कि कौन किस में आ रहा है, कौन कहाँ पर है, किसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो हमारे पास जो ये कॉर्नर के साइड हो गए लेफ्ट और राइट के, ये आ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। अच्छा, आसान तरीका एक ये भी है याद करने का, मोस्टली सब ने सोडियम का सुना हुआ है, मोस्टली सब ने मैग्नीशियम का सुना हुआ है, मोस्टली सब ने सल्फर का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। तो इन इन एलिमेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो आपको रिप्रेजेंटेटिव में ही मिल रहे होंगे। अब पढ़ा हुआ है का मतलब क्यों पढ़ा हुआ है? क्योंकि उनकी वाइड रेंज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, इसी वजह से। बाकी अगर मैं बोलूँ कोबाल्ट, यहाँ पे मोलोवियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये इन सब, स्कैंडियम, इन सबको हमने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये एक बात हम कह सकते हैं याद रखने के लिए, मगर ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, याद रखने के लिए हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो ग्रुप है बीच वाला हमारे पास, ये स्कैंडियम से लेकर ये मरकरी तक, Hg मरकरी तक खत्म हो रहा है, और फिर ये नीचे वाला ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? ओके, अच्छा, ट्रांजिशन मेटल के ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, ये तो मैं इसको लिख कर आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ।
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली मेटल भी हैं तो हम वो भी लिख सकते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं से अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग। अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग कंडीशन, मतलब तब्दील हो रहा है, इसका मतलब ये होगा। अब होता क्या है, हमारे पास होता है सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड से अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे पास आएगा गैस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने बात लिखी है इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने खोला पीरियोडिक टेबल, ओके। याद रखना पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के इस साइड पर जितने भी मेंबर हैं ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये मोस्टली सारे के सारे सॉलिड हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये गैसेस हैं, ये क्या हैं, गैसेस। मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड हमें मिल रहा है सॉलिड का और राइट साइड हमें मिल रहा है गैसेस का। अब हम लेफ्ट से जब राइट जा रहे हैं तो एलिमेंट सॉलिडिक प्रॉपर्टी को खोते जा रहे हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को गेन करते जा रहे हैं, गैस की प्रॉपर्टी को गेन करते जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट चेंजिंग कंडीशन में है, मतलब एक दूसरे चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस हम कह सकते हैं। तो इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब है चेंजिंग कंडीशन। अच्छा, अब जहन में सवाल ये आएगा, सर आपने सॉलिड और गैस की बात की, लिक्विड कहाँ गया? तो एक चीज याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड हैं। एक है मरकरी, ये मैंने मरकरी को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है मरकरी, और और दूसरा है दूसरा ब्रोमीन है, दूसरा ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। अच्छा, अभी तक हमें दो बातें समझ में आ गई, एक बात रिप्रेजेंटेटिव वाली बात समझ में आ गई और एक बात ट्रांजिशन वाली बात समझ में आ गई, ओके। लेकिन मैं तो यहाँ पर ये कह रहा था कि पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर डिपेंड करता है, तो भाई ये क्या बात है, अब उसको भी देख लेते हैं, ओके। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है सिर्फ इसके अंदर हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है मेन ग्रुप, मेन ग्रुप अब एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सा ब्लॉक है, ये है एस ब्लॉक, सॉरी ये है रिप्रेजेंटेटिव, मेन ग्रुप का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा भाई, अब इसमें लिखा हुआ है एस, एस सब शेल फिल। तो ये जो ब्लॉक है इसमें आप कोई सा भी, ये जो फर्स्ट ए और सेकंड ए का जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एस ब्लॉक। ये मैंने भी रिसेंटली लेक्चर में बताया था, ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। और ये वाला जो राइट साइड पर हमारे पास है ये कौन सा ब्लॉक है, ये है पी ब्लॉक, ये ऊपर लिखा हुआ भी है पी सबशेल, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर अगर हम जाएं तो कितने ब्लॉक होते हैं, इसके अंदर होते हैं दो ब्लॉक, एक होता है एस और एक होता है पी। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिशन में। तो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो है हमारे पास, सर ट्रांजिशन मेटल में सॉलिड और गैस मिक्स होते हैं या ये भी सारे सॉलिड्स हैं? नहीं नहीं, अब देखो इसको और आसान कर देते हैं। इस साइड पर है मेटल, लेफ्ट साइड पर है मेटल, राइट साइड पर है नॉन मेटल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल कन्वर्ट हो रहा है नॉन मेटल में, ये वाली बात है ना। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की गैसेस को नॉन मेटल कहा जाता है ना। अच्छा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की भी एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलाइट्स। मेटलाइट्स की अगर हम डायरेक्शन देखें अपने पीरियोडिक टेबल में तो वो हमें मिलेगी इस साइड पर, ये मेटलाइट का पोर्शन है, ठीक है। तो ट्रांजिशन हर मेटल्स मेटलॉइड्स होंगे। नहीं कह सकते हैं,
नहीं ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें इस साइड पर अगर जाएँगे तो हम कहेंगे कि ये जो है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ट्रांज़िशन मेटल सारे के सारे मेटल हैं। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता ऐसा ट्रांज़िशन मेटल सारे के सारे सॉलिड हैं, सारे के सारे गैसेस हैं। देखो, अभी एक बात ज़हन में रखो, ये सिर्फ़ मेजॉरिटी बेसिस पर हम बात करते हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात यहाँ पे देखो, मैंने अभी कहा एस ब्लॉक जो है वो मोस्टली मेटल, तो ये हमारे पास एक थोड़ा-सा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांज़िशन मेटल के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है डी ब्लॉक, ड सॉरी 2 ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ओके, अब इसे तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसे भी बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसे बोलते हैं ट्रांज़िशन एलिमेंट या ट्रांज़िशन मेटल। अच्छा, ट्रांज़िशन मेटल जो डी ब्लॉक वाले हैं, इसे बोलेंगे आउटर ट्रांज़िशन एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक वाले हैं इसे बोलेंगे हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ये जरूरी है कि जो गैसेस हैं हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्क क्या है जो हमने इसको डिफरेंशिएट नेम दिए हुए हैं? ठीक है, अभी ये तो अभी यहाँ सही है, इनर और आउटर में क्या फ़र्क है ये अभी हम देखते हैं। पहले हम ये याद कर लें कि इनर कौन से हैं और आउटर कौन से हैं। ठीक है, तो ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटर में हमारे पास आ जाएगा डी ब्लॉक और इनर में हमारे पास आ जाएगा एफ ब्लॉक। ओके, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हमारे पास सॉल्व हो गए। अच्छा भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सही, एस ब्लॉक वाले मेटल है हाँ, एस ब्लॉक वाले मेटल हैं। और बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटलॉइड्स हैं। वो मेटल्स भी हैं, वो मेटलाइट्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, तीनों हैं उसमें। ठीक है, वैसे वो मेटल है, मोस्टली मेटल्स हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हैं ना। और डी ब्लॉक भी है ये भी है, ये भी एक फ़र्क है, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल पे डिवाइड नहीं किया, डी ब्लॉक पे, डी पे भी किया है। अच्छा, अब एक और काम की बात यहाँ पे समझ लो कि मैंने ये बताया भाई ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। अच्छा, आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, जिसको नहीं भी आती होगी वो मतलब अगर उसकी एक सीरीज़ होती है वो देख ले और एटॉमिक नंबर को पुट करे, जस्ट रिवीजन करे, वो सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे ब्लॉक का क्या केस है, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक के बारे में बोला, ब्लॉक को क्यों डिफाइन किया गया है भाई, बता देते बस ट्रांजिशन है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, फिर एसपीडीएफ को क्यों रखा। अब जहाँ तक मुझे आइडिया है, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में अगर मैं आपसे पूछूं एस ब्लॉक कहाँ है तो आप बता दोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, एक सिंपल एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट अपने एक्सरसाइज अपने पास खुद करके देख लेना, और फिर उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, पता चल जाएगा। आपने एस ब्लॉक में गए, एस ब्लॉक के अंदर जो है हमने पिक किया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब आप क्या करोगे, 11 इलेक्ट्रॉन रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही होगी वो s पर ख़त्म हो रही होगी। तो हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता सकते हैं कि वो कहाँ पर आ रहा है। फिर हम गए इधर, हमने इधर से उठा लिया क्लोरीन को पिक किया। तो क्लोरीन को जब पिक किया तो इसका एटॉमिक नंबर सामने आया 17। तो जब आपने 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर ख़त्म हो रही होगी, ठीक है, ओके। फिर आपने यहाँ से उठा लिया आयरन, आयरन की जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो रही थी डी में, तो इसे डी ब्लॉक का नाम दे दिया, डी ब्लॉक में रख दिया। फिर यहाँ से कोई भी एलिमेंट आप पिक करोगे एफ वाला, एफ की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सिर्फ एस और पी में करके देख लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर एफ के अंदर आपको जो है वो ब्लॉक मिल रहा होगा, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ पे ख़त्म हो रही होगी सबकी। अच्छा, अब आपको एक बहुत ज़रूरी काम की बात बतानी है, वो काम की बात ये है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है, मतलब वो जिसको एक तो होता है हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, एक होता है हम समझते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये लिखवाया था कि ये बताओ कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने होते हैं और डी में कितने होते हैं और एफ में कितने होते हैं। तो ये बात सबको पता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब अभी स्टार्ट में मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, क्या स्टेटमेंट लिखी थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब मैं ये वाली बात लिख रहा हूँ तो मुझे पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव भी करके बताना है, और अभी मैंने आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो बता दिया कि एस अलग आ रहा है, पी अलग आ रहा है, ब्लॉक्स इस वजह से बने। एक और बात ये प्रूव कर देगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही बेस कर रहा है। वो बात क्या है? सर एस में 2 ग्रुप्स होते हैं इससे ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पी ब्लॉक को देखते हैं। तो पी ब्लॉक कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड ए से। इसमें कितने ग्रुप हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, एट है। तो मतलब अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। इसी वजह से पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, या लेफ्ट साइड पर हम आ गए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इसी वजह से एस में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट है और सेकंड है। इसी तरह अगर हम बात करें 8 की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या लाइन वाइज हम काउंट करेंगे तो इसमें डी में कितने आ रहे हैं, 10 ग्रुप्स आ रहे हैं। और एफ के ग्रुप्स कैसे होंगे, ये एफ का एक ग्रुप 2 मेंबर रख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एफ में 14 आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो 14 है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पीरियोडिक टेबल क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में, मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटालाइट। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 मेन क्लासिफिकेशन होती है एलिमेंट्स की, एक होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। तो ये हमारे पास आ गया मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज हम इसकी अपने जहन में रख सकते हैं। एलिमेंट से यार शाइनी, स्मूथ एंड क्लीन। फिर आपके बराबर में इसकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। फिर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हमारे पास जो नॉर्मली टेम्परेचर इस पर ये सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब होता है शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स की शीट्स होती हैं, फिर उन्हीं शीट से कार बनती है, उन्हीं शीट से डिफरेंट बॉक्सेस बनते हैं। मेटल की एक और प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कि वायर के अंदर हो जाना। हमारे पास जितने भी वायर होते हैं वो सब मेटल्स में होते हैं। तो प्लास्टिक को अगर हम नॉर्मली, जो प्लास्टिक है, नायलॉन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जो प्लास्टिक है वो एक वायर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता, ठीक है, जिससे चेयर्स वगैरह बनती हैं। तो वो जो है वो डक्टाइलिटी नहीं रख रहा, जबकि मेटल्स के पास क्या है, डक्टाइलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, डक्टाइलिटी का मतलब वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना। अच्छा जी, ये तो हो गया मेटल। फिर ये अभी जैसे मैंने थोड़ी सी बात बताई थी कि ट्रांजिशन मेटल्स की 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है इनर और एक होता है आउटर। अच्छा, एक बात मुझे डिस्कस करनी थी, इनर और आउटर की जो मैंने बात बताई ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं और आउटर मतलब ये वर्ड क्यों लगाया है। अच्छा, आज से पहले तक तो मैंने ये वाली ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, तो आज से पहले तक तो मैंने ये सारी बातें जो है वो बोर्ड पर ही, मतलब फिजिकल क्लास में ही बताई है। तो वो मैं ये समझता हूँ बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, मेजर कॉन्सेप्ट है, तो मैं डायग्राम्स वगैरह बनाकर इसको प्रॉपर वे में समझाता हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन मैंने कभी इसको समझाया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको मैं क्लियर करने की आपको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, मैं इसमें बता दूंगा स्क्रीनशॉट कौन कौन से लेना है, क्योंकि मैं रैंडमली चला रहा हूँ ना, तो उससे बेफिक्र रहिएगा आप। बस एक, अच्छा देखो, ये पोर्शन एक हाईलाइट हुआ हुआ है,
ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलाइट्स हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटलाइट की कैटेगरी में आ रहे हैं। जिसमें जो मरकरी है इसको सर्किल में नहीं रखा हुआ, लेकिन इसको रेड कर दिया, ये भी मेटलाइट ही है। मरकरी को लिक्विड ही बोलते हैं, लेकिन ये सॉलिड प्रॉपर्टी भी रख रहा होता है, तो ये मेटलाइट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और एक एमसीक्यूज हमेशा याद रखना, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही लिक्विड होते हैं, एक होता है ब्रोमीन और एक होता है मरकरी। मरकरी जो आपके थर्मामीटर में होता है ना, बल्ब में थर्मामीटर के, सिल्वर कलर का। फिर ये वही बात आ गई कि मेटल्स यहाँ पर हैं, नॉन मेटल्स यहाँ पे, मेटलाइट्स यहाँ पे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी मेटल में, तो देखो ये सारा पोर्शन मेटल का है, सिर्फ मेटल इनको नहीं कहा था, ये भी इसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे। तो मेटल जा रहे हैं नॉन मेटल में, तो एक चेंजिंग कंडीशन आ रही है पीरियोडिक टेबल में, इसी वजह से जस्ट यहाँ पे नाम रख दिया ट्रांजिशन का। ठीक है सर जी। सर ब्रोमाइन भी ये मेटलॉइड है? नहीं लिक्विड है, नहीं नहीं सिर्फ लिक्विड है। सर जी बोलिए। सर मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ओके, मेटलाइट्स होते हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज रख रहे होते हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल की भी। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ऐसे सुनो, ऐसे समझो, मैंने कहा मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और नॉन मेटल है बैड कंडक्टर। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इंटरमीडिएट होगी। सर जी अगर मेटालॉइड्स मेटल्स की भी एक एबिलिटी रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी, तो वो बीच की जो स्टेट होगी वो लिक्विडिश टाइप की नहीं होगी? बिल्कुल, मरकरी ऐसा ही होता है, मरकरी ऐसा ही होता है। आप थर्मामीटर में मरकरी को देखते हो, जो बल्ब थर्मामीटर को चेक करते हो आप, तो मरकरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वो देखा हुआ है। तो आप जो देखते हो तो वो मेटल की तरह चमक रहा होता है, बिल्कुल मेटल ही होता है वो बल्ब, लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर चेक करते हो तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है। टेम्परेचर आने पे वो एक्सपेंड हो रहा है, जैसे लिक्विड होता है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये जरूरी है कि ये मेटालॉइड्स ही हों या लिक्विड भी तो हो सकते हैं, ये तो गैसेस के फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। गैसेस को पीरियोडिक टेबल में, गैसेस को पूरी जितनी भी गैसेस हैं वो राइट साइड पे रख दिया है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, इन सबको राइट साइड पे रख दिया सिवाय हाइड्रोजन के। तो जब इनको वहाँ पर एक साइड पर रख दिया तो कहा गया कि भाई इस साइड पर जो भी जा रहा है वो गैस हो जाएगा, मतलब वो गैस की प्रॉपर्टी रख रहा होगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो गैस की प्रॉपर्टी आ रही है। अब देखो सर इधर तो देखो, हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा गया? हाइड्रोजन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। पूरा चैप्टर इसी पर ही है, पूरा अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा ना, सेकंड चैप्टर में। हाँ, अभी अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा ना, तो फिर वो ये होगा कि हम हमारी डायरेक्शन कहीं और हो जाएगी। सर लेकिन सर मैं डी आपको, और एफ ब्लॉक सारा मेटल्स होते हैं। हाँ ट्रांजिशन मेटल्स हम कह रहे हैं, तो मेटल्स की कंडीशन, मेटल की कैटेगरी में आएंगे। इधर देखो, यहाँ देखो, एक मैंने मेटल्स की तो अभी डेफिनेशन आपको दिखाई थी स्लाइड में, नॉन मेटल का कुछ लिखा हुआ है, ये पिक्चर आई हुई है, मगर मैं इसको पढ़ देता हूँ। Non-metals are elements that are poor conductor of electricity and heat and generally gas. इसके अंदर गैस और लिक्विड आते हैं, सॉलिड जनरली नहीं आ रहा होता। मतलब या फिर हम कह सकते हैं नॉन मेटल वो होते हैं जिसके अंदर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। अब मेटलाइट की डेफिनेशन क्या होगी, इसको ये थोड़ा सा छुपा हुआ है, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता पढ़ देता हूँ। Metallites are those elements which have some property of Sir, metals and excuse some me, sir. property of non-metals. Some property of metals and some property of non-metal. उसे लिक्विड तो कहेंगे कंडक्ट मेटालाइट्स। जी बोलिए। सर लिक्विड तो कंडक्ट कर सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। लिक्विड लिक्विड कोई एग्जांपल दो। इलेक्ट्रिसिटी और हीट तो कंडक्ट कर सकता है कौन कर सकता है? लिक्विड। लिक्विड। तो वो लिक्विड वाटर क्या ही ले ले कंपाउंड भले। नहीं होगा? वो लिक्विड कोई ना कोई कंपाउंड होगा। हम एलिमेंट्स लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर हुई बात?
देखो आपकी बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हो आपने सकता है कहा सर, कि क्यों नहीं हो सकता? अभी देखो ना, पहली बात तो है हम अरे बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, हम कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब आप लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड है भाई जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दो, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। तो वाटर में सॉल्ट डाला, वाटर इज अ कंपाउंड, NaCl इज ऑल्सो अ कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड को देख रहे हैं H2SO4, तो वो भी एक कंपाउंड है। हम यहाँ पे कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। जी और कौन सर सी? एलिमेंट्स में मर्क्यूरी भी तो है, वो भी तो हीट कंडक्ट करेगा। हाँ तो सम प्रॉपर्टी रख रहा है ना हीट की, मेटालाइट जब भी तो कह रहे हैं। मेटालाइट का मतलब क्या है? मेटालाइट का मतलब है दोनों प्रॉपर्टी रख रहा है, फिजिक मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी। तो कहीं अब हाँ ऐसा होता है। जी बोलिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो 8p ग्रुप है उसमें 3 ग्रुप क्यों रखे गए, जो अभी आपने पीरियोडिक टेबल दिखाया है उसमें? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ पर 8 के अंदर 3 ग्रुप को रखा गया है, ये दरअसल इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से रखा गया है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। अब हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो प्रॉपर वे में पूरा डी ब्लॉक हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो ये वहाँ पर बात क्लियर होगी। अच्छा, अभी मैं इसको क्यों नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, वो इसलिए, इसके लिए आपके 3-4 ट्रेंड्स, एक ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड, उनका जो है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता था तो मुझे ब्लॉक समझाने में आसानी हुई। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम क्लियर करेंगे तो हमें ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी। और अभी के लिए ये जवाब इसका आप अपने जहन में रख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लॉक है उनके शेल चेंज हो रहे थे, मतलब शेल चेंज हो रहा था, इस वजह से इनको अलग अलग रखा और एक ही ग्रुप में रखा, मतलब अलग अलग कॉलम बना के एक ही ग्रुप। सर ट्रांस चलो, ये क्लासिफिकेशन की स्लाइड ये भी है। द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स मेनली, नेमली मेन ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, इनर वो है जो बाहर निकाल दिया, ठीक है, और आउटर वो है जो अंदर डी में रखा हुआ है। अब मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को एक एक नजर देख लेते हैं। पहला मेंबर, पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है? फर्स्ट ए, इसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम कहते हैं। इसका नाम है अल्कली मेटल, अभी सिर्फ नाम इसका देख लो। फिर दूसरा जो आता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये यहाँ पे कलर हो गया। तीसरा हमारे पास आता है ए कैटेगरी में, जाहिर सी बात है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और फिर ये जो ए कैटेगरी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इसका मेंबर बोरॉन है तो इसे बोरॉन फैमिली कहेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद कार्बन आएगा तो कार्बन फैमिली कहेंगे। फिर इसके बाद नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। और जो है जिसमें लिखा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे कहेंगे हैलोजन, या फिर इसे कहेंगे हम हैलाइड्स, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास जो है वो ये सारा ट्रांजिशन मेटल का पोर्शन आ गया, ये हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाली पूरी स्लाइड अपलोड कर दूंगा। ये पहली वाली ही स्लाइड है, लेकिन मैं इसका लेक्चर नंबर 6 और 7 के नाम से इसको डाल दूंगा। तो आप इसमें जितना नीचे जाते रहोगे सारी डेफिनेशंस आपको इसके अंदर से जो आपके मतलब की हैं वो आप इसमें से निकाल लोगे। ये वाली स्लाइड बहुत बेहतर है, ठीक है। सर ये आपने पहले भी अपलोड की थी ना? हाँ, लेकिन वही ना, अब इसमें मैंने बहुत सारी स्लाइडें बनाई हुई हैं, तो पहले जो अपलोड हुई थी वो उस टॉपिक के हिसाब से थी, अब ये इस टॉपिक के हिसाब से, लेकिन इसमें लास्ट के पेजेस आज हमने पढ़े हैं।
सर वो ऑक्सीजन फैमिली वाली साइड लगाएंगे, स्क्रीनशॉट्स लेने दो। ठीक है, इसको वाइंड अप करें।